हरिओम हरे कृष्ण। वास्तव में नारी सशक्तिकरण क्या है और किस तरीके से हमें अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना है, उनमें ब्रह्मचर्य की कितनी आवश्यकता है और माँ बाप को कैसे संस्कार अपने बेटे और बेटियों को देने चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इस छोटी सी कहानी से आपको सीखने को मिलेंगी। स्त्रियों में ब्रह्मचर्य की आवश्यकता को लेकर के हमारी एक वीडियो पहले भी अपलोड है, उसको हम इन स्क्रीन पर भी लगा देंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, उसे भी आप जरूर देखना। एक बार दो मित्र थे, बचपन के मित्र थे, एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ में खुशियां गम बांटते हुए, खेलते हुए, हंसते हुए बड़े हुए। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे, हैंड टू माउथ थे, जितना कमाते थे खा लेते थे, मुश्किल से गुजारा चल जाता था, लेकिन फिर भी खुश थे। दोनों अच्छे लड़के थे, लेकिन गोविंद परिस्थिति की वजह से कुछ कम पढ़ लिख पाया था और संदीप अच्छा पढ़ लिख गया था, गरीब होते हुए भी। संदीप आधुनिक विचारों का था, ओशो का शिष्य था, ओशोधारा से जुड़ा हुआ था और पूरे तरीके से उनकी शिक्षाओं को फॉलो करता था। गोविंद पुराने विचारों का था, संदीप के हिसाब से श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ता था, अपनी संस्कृति में बहुत विश्वास रखता था, लेकिन बार बार संदीप उससे कहता कि तुम्हारे जो विचार हैं वो दकियानुसी है, आपको कोई गुरु धारण करना चाहिए और यदि आप ओशोधारा में आ जाओ तो ज़्यादा बेहतर। लेकिन फिर भी वैचारिक मतभेद होते हुए भी दोनों में बहुत प्यार था। दोनों के पास अगर किसी चीज़ की कमी थी तो संतान की। दोनों अपनी पत्नियों का अपना इलाज करा रहे थे। बामुश्किल दोनों की पत्नियां प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों को डॉक्टर ने सलाह दी कि तुम्हारी जो पत्नियां हैं वो एक एक बार ही मां बन पाएंगी, इनका ख्याल रखना, उसके बाद ये मां नहीं बन पाएंगी, ऐसी स्थिति है। उसके बाद यदि आप दूसरा बच्चा प्राप्त करने की कोशिश करोगे, मां और बच्चे दोनों के लिए खतरा हो जाएगा। दोनों खुश थे, कोई बात नहीं, एक एक संतान तो होगी। कुछ समय के बाद दोनों के घरों में एक एक बेटी का जन्म हुआ। दोनों ने सोचा कि परमात्मा ने हमें बेटियां दी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम अच्छे से इनका पालन पोषण करेंगे और इन्हें बेटों से भी बढ़कर के बनाएंगे। गोविंद ने अपनी बेटी का नाम सीमा रखा और संदीप ने अपनी बेटी का नाम प्रिंसी रखा। वह राजकुमारी की तरह से उसे पालना चाहता था। गोविंद अपनी बेटी को शिक्षा के साथ में संस्कार देने की कोशिश करता था और संदीप अपनी बेटी को नारी सशक्तिकरण का उदाहरण बना करके प्रस्तुत करना चाहता था। दोनों चाहते थे कि हमारी बेटियों के पास में किसी चीज की कमी न रहे, भले ही ये एक गरीब से घर में पैदा हुई है। बच्चियां स्कूल जा रही थी, संदीप ज्यादा से ज्यादा चीजें ला करके देता प्रिंसी के लिए और प्रिंसी भी मांग करती, कभी ड्रेस की मांग करती, कभी दूसरी चीज की मांग करती। वह एक बहुत लाडली बेटी की तरह बहुत सारी मांग अपने पिता के सामने रखती। वहीं सीमा का स्वभाव थोड़ा अलग था। सीमा अपने माँ बाप का ख्याल रखती, यह देखती कि मेरे माँ बाप कितनी मुश्किलों से पैसा कमाते हैं, कितनी मुश्किलों से मेरा ख्याल रखते हैं, इसलिए वह कम से कम चीज़ों में काम चलाती, अपनी मांग बिल्कुल नहीं रखती। और उसके पिता फिर भी जो चीज़ें ला करके देते थे उस पर भी वह कहती कि पिताजी इन चीज़ों की मुझे आवश्यकता ही नहीं है, आप व्यर्थ में परेशान होते हो, मेरे पास पहले से ही बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ों की मुझे आवश्यकता नहीं, मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है। वह अच्छे तरीके से पढ़ लिख रही थी। दोनों बच्चियाँ कॉलेज गई, दोनों बच्चियाँ अब जवान हो रही थी। संदीप अपनी बेटी को बार बार ओशो धारा में लेकर के जाता, सेंटर में लेकर के जाता, ओशो वर्ल्ड की जो मैगजीन है वह पढ़ने के लिए देता, बहुत सारी किताबें उसको पढ़ने के लिए देता। उधर गोविंद जो है वह अपनी बेटी को कहता कि बेटा पूजा पाठ से जुड़े रहना, परमात्मा से जुड़े रहना, उसका धन्यवाद करना कि तुम्हें उसने इतना योग्य बनाया है। सीमा अपने पिता की शिक्षाओं पर पूरे तरीके से आगे बढ़ रही थी और उधर प्रिंसी अपने पिता संदीप की शिक्षाओं पर आगे बढ़ रही थी। प्रिंसी अपने स्कूल में बड़ी टाइट स्लैक्स पहन करके जाती, कभी शॉर्ट्स पहन करके जाती। सीमा अपने स्कूल में सूट सलवार इत्यादि पहन करके जाती। एक दिन गोविंद ने अपने मित्र संदीप से कहा कि मित्र, तुम्हारी बेटी भी मेरी ही बेटी है, मैं अच्छी सलाह देने के तौर पर आपको यह कह रहा हूँ, यह जो हमारी बेटी इस तरह के कपड़े पहनती है जिसमें नग्नता ज़्यादा दिखाई देती है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तुम ठीक है नारी सशक्तिकरण का फेवर करते हो। इस पर संदीप ने कहा कि यही तो दिक्कत की बात है, हम बेटियों पर अंकुश लगाने की बात करते हैं, ये जो लड़के हैं यही अपने स्वभाव को ठीक रखते, लड़कों पर कोई उंगली नहीं उठाता, बेटियों पर उंगलियां उठा देते हो। किस तरह के दकियानूसी विचार हैं तुम्हारे।
अब थोड़ा थोड़ा सा क्रोध आ रहा था संदीप को, लेकिन प्रेम बहुत करता था वह गोविंद से। थोड़ा थोड़ा क्रोध आ रहा था। बड़े तल्ख लहजे में उसने कहा कि तुम दकियानुसी विचारों वाले ही रहोगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तुमने की नहीं, कोई गुरु से आप जुड़े हुए नहीं हो, बस इन्हीं घिसे पिटे संस्कारों की वजह से तुमने अपनी बेटी का नाश कर दिया है। वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगी। तुम देखना प्रिंसी कितने बड़े झंडे गाड़ेगी, एक दिन उसका कितना नाम होगा और वो नारी सशक्तिकरण का उदाहरण बन करके सामने आएगी। उसकी बात सुनकर के गोविंद चुपचाप अपने घर चला गया। समय बीतता गया। सीमा अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रही थी। सूट सिलवार सीधे सीधे कपड़े पहन करके जाती, दुपट्टे में अच्छे तरीके से लिपटी रहती और हर वक्त पढ़ाई लिखाई करती। उधर प्रिंसी बड़े आधुनिक कपड़े पहन करके जाती। उसके बहुत सारे दोस्त हो गए, बहुत सारे दोस्तों के साथ में उसके संबंध रहने लगे, बहुत सारे बॉयफ्रेंड उसके हो गए। चारों ओर उसके भीड़ लगी रहती थी, हर एक लड़का उसकी तरफ देख रहा था। वह बड़ी खुश होती थी। उसका पिता भी जानता था कि बहुत सारे लड़के उसके आसपास रहते हैं, बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं उसके, लेकिन उसका पिता उन्हें अच्छी बात समझ रहा था, क्योंकि उसकी शिक्षाओं के अनुसार ऐसा सामान्य था और ऐसा होना चाहिए इस उम्र में। लेकिन धीरे धीरे सीमा का स्वास्थ्य बहुत बेहतर होता जा रहा था। वह जवानी में चमकती जा रही थी और धीरे धीरे प्रिंसी का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, उसकी चमक खराब हो रही थी। बड़े आधुनिक कपड़े पहने हुए हों तो भी वह अब सीमा के सामने फीकी सी नजर आने लगी। जो लड़कों की भीड़ प्रिंसी के चारों ओर रहती थी वह अब छटने लगी। प्रिंसी अपने आप को तन्हा महसूस करने लगी। वह फ्रस्ट्रेशन में जाने लगी, वह डिप्रेशन में जाने लगी, वह परेशान सी रहने लगी। पढ़ाई लिखाई में उसका ध्यान नहीं था। वह देख रही थी कि किस तरह से लड़के चारों ओर घूमने की कोशिश करते हैं, उसके पास जाने की कोशिश करते हैं सीमा के, लेकिन सीमा किसी को भाव नहीं देती, बस अपनी पढ़ाई लिखाई में लगी रहती है। और उसकी जो चेहरे की चमक थी, उसका जो स्वास्थ्य था, उससे भी बड़ी ईर्ष्या करती थी प्रिंसी। एक दिन एक आवारा सा लड़का प्रिंसी से मिला। चूंकि उसकी शक्ल खराब थी, चूंकि उसका स्वास्थ्य खराब था, इसलिए वह प्रिंसी के पास में आया और उसने कहा कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। प्रिंसी बड़ी खुश हुई। यद्यपि वह लड़का देखने में भद्दा सा था, यद्यपि वह गरीब सा दिखाई दे रहा था, न ढंग के कपड़े पहने थे, न सलीका था, लेकिन फिर भी उसने उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाया, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था और उसे आवश्यकता थी इस तरह के एक बॉयफ्रेंड की। वह उसके प्यार में मुब्तला हो गई। उसने अपने पिता से जाकर के कहा कि पिताजी, एक लड़का है, बड़ा अच्छा लड़का है, गरीब है, उसकी माँ बर्तन मांजती है, गरीब है, लेकिन वह मेरा मित्र है और मुझसे शादी करने को कह रहा है। उसके पिता ने कहा, बेटी, मैं तुम्हें राजकुमारी की तरह रखना चाहता था, मैं तुम्हें बहुत अच्छे घर में तुम्हारी शादी करूं यह चाहता था। आज बेटी शिक्षा दे रही है अपने पिता से कि तुम्हें नहीं पता पिताजी, तुम भी दकियानुसी विचारों के हो गए हो, तुम भी रूढ़िवादी विचारों की तरह हो गए हो, उस बूढ़े गोविंद की तरह से बात कर रहे हो तुम। संदीप भले ही अपने मित्र गोविंद पर कभी कभी नाराज हो जाया करता था, लेकिन अपनी बेटी के मुंह से अपने मित्र के लिए अपमानजनक शब्द सुनकर के उसे धक्का लगा। वह थोड़ा थोड़ा समझ रहा था कि उसने बहुत कुछ खो दिया है। उधर सीमा बहुत तल्लीनता से पढ़ाई लिखाई करती थी, अपने माँ बाप का ख्याल रखती थी, हर कक्षा में अव्वल आती थी। आईपीएस के लिए वह तैयारी कर रही थी। प्रिंसी अपने पिता से नाराज हो गई, बात नहीं करना चाहती थी उसके साथ में। थोड़े दिनों तक घर में इसी तरह से तल्ख तेवर बना करके वह रहती रही। एक दिन वह उस लड़के के साथ घर छोड़ करके भाग गई। कुछ ही दिन बीते थे कि प्रिंसी को उस लड़के के साथ में उस घर में एडजस्ट होने में दिक्कत आने लगी। प्रिंसी की सास उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, गाली गलौच भी करती थी। प्रिंसी की जो ननद थी वह भी उसके साथ मारपीट तक करती थी। प्रिंसी जब भी अपने पति से शिकायत करती कि तुम्हारी माँ अच्छा व्यवहार नहीं करती, तुम्हारी बहन अच्छा व्यवहार नहीं करती, तो वह उसकी बात नहीं सुनता। एक दिन गुस्से में आकर प्रिंसी ने कहा कि तुम्हारी माँ को कोई मैनर्स नहीं, तुम्हारी बहन को कोई मैनर्स नहीं है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, उन्हें कुछ अक्ल नहीं है, कुछ संस्कार नहीं है। उस पर उसके पति ने कहा कि तुमसे लाख दर्जे बेहतर है मेरी माँ और मेरी बहनें, वो तुम्हारी तरह से नहीं है कि तुम अपने बाप की पगड़ी पर पेशाब करके आ गई हुई। इतना सुनना था कि बस प्रिंसी पर वज्रपात हो गया। वह सोच रही थी कि उसने क्या कर दिया। वह रो रही थी, वह तड़प रही थी कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है, मेरे बाप पर क्या बीत रही होगी। वह अपना सामान इकट्ठा करके अपने बाप के पास जाने को तैयार ही थी कि उसका पति आया और एक डंडा उठाकर बहुत उसकी पिटाई की। हालत उसकी खराब हो गई, वह तिल तिल कर मर रही थी। उधर संदीप परेशान था। वह सोच रहा था कि मैं जिस पढ़ाई लिखाई का गुमान लेकर के घूम रहा था,
जिस अपनी शिक्षा का गुमान लेकर के घूम रहा था वह तो जीरो हो गई। वह गोविंद से नजर नहीं मिला रहा था, लेकिन गोविंद उसका सच्चा दोस्त था, उसे ढाढ़स बंधा था। वह कहता कि कोई बात नहीं, तुम्हारी बेटी चली गई, हम दोनों की एक ही बेटी है सीमा, ऐसा मान लेंगे और हम दोनों मित्र मिल करके अच्छे तरीके से एक दूसरे का सहारा बन करके रहेंगे। उधर सीमा हर कक्षा में टॉप करती जा रही थी, पढ़ लिख कर कामयाब हो रही थी, अखबारों में फोटो छप रही थी, हर जगह सीमा के चर्चे थे। आखिरकार वह आईपीएस अधिकारी बन ही गई। उसके सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया। सीमा ने बोलना शुरू किया कि आज मुझे नारी सशक्तिकरण के मौके पर बोलने के लिए बुलाया गया, लेकिन मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं लड़की हूं। मुझे तो केवल इस बात का एहसास था कि मैं आशा हूं अपने माँ बाप की, मैं सम्मान हूं अपने माँ बाप का, और मुझे हर हाल में उनकी आशाओं पर खरे उतरना है और उनके सम्मान को बनाए रखना है। इस एहसास ने मुझे कभी रुकने ही नहीं दिया। इस एहसास ने कभी मुझे इधर उधर देखने ही नहीं दिया। कभी लड़कों के ख्याल मेरे मन में नहीं आए। इसलिए नहीं आए क्योंकि मैं लड़की अपने आप को समझती ही नहीं थी। मेरे मन में केवल एक बात थी कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूं। लड़का होना मेरे वश में नहीं था, लेकिन लड़के से बेहतर होना मेरे वश में है, और उसके लिए जो भी कुछ करना पड़े मैं करने को तैयार थी। न मुझे दिन दिखाई दे रहा था, न रात दिखाई दे रही थी। किताब खोलती थी तो मुझे मेरे माँ बाप दिखाई देते थे। ये मेरे माँ बाप के संस्कार हैं जो मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। यह मेरी मेहनत नहीं है, यह मेरे इस पिता की मेहनत है जिन्होंने हर चीज का ख्याल रखा। मुझे क्या सिखाना है, मुझे क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा। हर वक्त उसके ख्याल में मैं थी और मेरे ख्याल में मेरे माँ बाप थे। बस इन चीजों ने मुझे कभी रुकने नहीं दिया। आज मैं परमात्मा का धन्यवाद करती हूं कि उसने मुझे अवसर दिया है नारी सशक्तिकरण का उदाहरण बनने का, नारियों के सम्मान को कुछ ऊंचा उठाने का। मैं जीवन भर इसी प्रकार आगे बढ़ती रहूंगी, और मैं चाहूंगी कि हमारे देश की प्रत्येक लड़कियां इस चीज को समझें कि वास्तव में जो सुख अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने में है, जो सुख वास्तव में ऊंचे सम्मान को प्राप्त करने में है, जो सुख ब्रह्मचर्य में है, न वो विषय में है, न वो वासना में है, न वो दुनिया की चीजों में है। वास्तव में सीमा बोलती जा रही थी, गोविंद की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा पश्चाताप के आंसू संदीप की आंखों से बह रहे थे। वह अपने आप को पढ़ा लिखा जाहिल महसूस कर रहा था, और वह महसूस कर रहा था कि असली शिक्षा संस्कार में हुआ करती है। वह महसूस कर रहा था कि हमारी संस्कृति में कितनी अच्छी चीजें रही हैं, हम उन्हें छोड़ करके किस प्रकार के शब्द जाल में फंस करके अपना विनाश कर लेते हैं। अगर हमारे युवा, हमारी बच्चियां इन चीजों को समझेंगी तो निश्चित तौर पर अपने शरीर को बेहतर बनाएंगी, अपने जीवन को बेहतर बनाएंगी, इस देश और समाज को बेहतर बनाएंगी। और अंत में एक ब्रह्मचर्य का सूत्र, संघर्ष से विपत्ति से डरता नहीं है, ब्रह्मचारी कभी नीच काम करता नहीं है। हरि ओम, हरि कृष्ण। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।